नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 14 होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में आपके 5 सब्जेक्ट शामिल हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के, 5 नेशनल, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एचएसएससी सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 30 मिनट के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा बचे हुए 5 सब्जेक्ट को आप बचे हुए समय में कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में आपको सभी सब्जेक्ट को कवर करना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे। क्लासेज के लिए कोई पेड कोर्स नहीं है भाई, बिल्कुल क्लासेज फ्री हैं। हर रोज दोपहर 12 बजे क्लासेज होती हैं। करना क्या है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई। ठीक है भाई। इससे रिलेटेड अगर नोट्स लेना चाहते हैं, जो हमारी क्लासेज हैं उनके भाई वीकली नोट्स दिए जाते हैं हर संडे या मंडे को। तो नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। केवल 79 रुपीज में 2 महीने तक आपको पीडीएफ मिलेंगी, जिसके अंदर 2100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई। मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की, फिर नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आइए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके के। 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के भाई। हरियाणा जीके में हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि राज्य का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है, यानी कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है भाई। गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्दी होती है। तो ऐसा जो जिला है वो राजस्थान के टच में है भाई। ठीक है भाई, तो ऐसा कौन सा जिला है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपको बताते हैं। हरियाणा का जो सबसे गर्म जो जिला है वो है भाई हिसार। कौन सा है भाई? हिसार है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है गर्मियों में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सर्दी कहां पर होती है। सबसे ज्यादा सर्दी भी कहां पर होती है, तो वो भी कहां पर होती है भाई? हिसार के अंदर होती है। देखिए भाई, आप अगर इनको साथ साथ में नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट कर सकते हैं कि बिल्कुल वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए, वरना क्या है कि ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है भाई, तो आप साथ साथ में ये एक रिवीजन टाइप में क्लास आप मान सकते हैं। 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है। देखिए 2 क्वेश्चन है, या तो सबसे ज्यादा वर्षा का जिला पूछा जाता है या फिर उसकी जगह पूछी जाती है। अगर आपके पास पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला भाई, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा भाई? अंबाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। इसके बाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है, वो अगर वो पूछा जाए वर्षा वाला जिला, तो कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? सिरसा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा है वो सिरसा के अंदर होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में भाई? अंबाला में होती है। सबसे ज्यादा गर्मी हिसार में होती है, और सबसे ज्यादा सर्दी भी कहां पर होती है? हिसार में होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा में ऐसे स्थान का नाम बताओ जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो स्थान अगर पूछा जाए, वर्षा के मामले में वो जगह पूछी जाए, तो कौन सी हो जाती है? छछरौली है भाई। कौन सी है भाई? छछरौली यमुनानगर में है भाई। कहां पर है भाई? यमुनानगर में एक जगह है छछरौली, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और हरियाणा का जो चेरापूंजी है, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो कौन सा है भाई? छछरौली है। छछरौली को हम हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी जगह है जहां सबसे कम वर्षा होती है भाई?
सबसे कम वर्षा वाली जगह अगर पूछा जाए, ये तो क्या हो गया, ये तो सबसे ज्यादा हो गया भाई, और इसके बाद पूछा जाए सबसे कम भाई, सबसे कम अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे भाई, लोहारू। कौन सी जगह हो जाएगी भाई, लोहारू वो जगह है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो एक क्वेश्चन हमने आपको कराया है, एक क्वेश्चन हमने आपको कराया है, एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बता दिए भाई। ये 5 क्वेश्चन वो नहीं है जो हम करा रहे हैं, ये केवल एक क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। इसी तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हिसार हो जाएगा सबसे कम, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा गर्मी वाला, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला अंबाला, सबसे कम वाला सिरसा, और स्थान कौन सा है भाई, छछरौली, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। और सबसे कम कहां पर होती है भाई, लोहारू में होती है। कहां पे होती है, लोहारू में होती है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, चलो भाई बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए आज थोड़े से ज्योग्राफी, वैसे हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आते हैं, आज हम थोड़े से ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। ज्योग्राफी में पूछा गया है कि हरियाणा में भाई ज्यादातर भाग के ऊपर, ज्यादातर क्षेत्रफल के ऊपर कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, बलुई मिट्टी भाई। कौन सी भाई, बलुई दोमट मिट्टी भाई। बलुई दोमट मिट्टी क्या है, हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बलऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है भाई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हुआ क्षेत्रफल राज्य के कौन से जिले में है। पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली जो कि भाई क्या है कि भारत की या संसार की, ये कह सकते हैं कि सबसे पुरानी पर्वतमाला है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है भाई, अरावली है। तो अगर उसका सबसे ज्यादा विस्तार हरियाणा में कौन से जिले में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, गुरुग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव में क्या है, सबसे ज्यादा अरावली का क्षेत्रफल है भाई। अरावली का क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप दीजिए। बहादुरगढ़ को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है। ये हम लास्ट क्लास में भी करा चुके हैं आपको, जब चौधरी बंसीलाल के बारे में हमने सब कुछ आपको बताया था। वहां पर हमने कहा था कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है भाई, लाहली में है। कहां पर है भाई, लाहली। लाहली में क्या है भाई, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। और ये कहां पर है भाई, रोहतक में है भाई। कहां पर है भाई, रोहतक के अंदर है लाली, वहां पर ये स्टेडियम है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। इसके बाद पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है भाई। देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किसने की थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा फंड प्रोवाइड कराया जाए, ये कौन सी समिति ने कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये जो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति कौन सी हो जाएगी भाई, एल.एम. सिंघवी समिति ने ये इसकी क्या की थी भाई, सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा फंड प्रोवाइड कराया जाए। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं यहीं पे।
हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि नेशनल जीके के वो 5 क्वेश्चन क्या होंगे। देखिए क्लासेज का फायदा क्या है। क्लासेज का फायदा ये है कि हर रोज 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके 5 क्वेश्चन के माध्यम से 10-15 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। और नेशनल जीके भी हर रोज आपकी चलती रहती है, आपको आइडिया रहता है भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। हिंदी को आप भूल नहीं पाते क्योंकि हर रोज संधि समाज से क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि एक रिवीजन बना रहेगा एग्जाम तक, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है भाई, तो लगातार अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते रहें। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करे, और जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आती वो भाई बेल आइकन का बटन भी प्रेस करे भाई। ठीक है भाई, ताकि समय पे नोटिफिकेशन आए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेशनल जीके की तरफ बढ़ते हैं भाई। आइए भाई अब नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। संविधान का क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कार्यपालिका है उसका किसके न्यायाधीश क्या है भाई, न्यायपालिका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है, तो इसका अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, अनुच्छेद नंबर 50 भाई। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 50 भाई। अनुच्छेद नंबर 50 में यही कहा गया है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुई है। जल्दी से आप छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों पॉलिटी के क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल से क्वेश्चन हो गया, एक संशोधन से क्वेश्चन हो गया। पीछे जो क्लासेज हुई हैं आपकी, आज 14 क्लास है, 13 क्लास के अंदर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। धर्मनिरपेक्ष को संविधान में जोड़ा गया है, कौन सा संशोधन अधिनियम है यह आपको बताना है। इंग्लिश वालों के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है भाई, तो कौन सा हो जाएगा भाई, 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम के तहत धर्मनिरपेक्ष वर्ड को भाई संविधान में जोड़ा गया है, संशोधन अधिनियम। अब धर्मनिरपेक्ष यानी कि भाई कोई भी धर्म को ना मानता हो, धर्मनिरपेक्ष कि भाई मानने वाला नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता है भाई, धर्म की क्या है भाई, स्वतंत्रता है। सेक्युलर वर्ड यूज करेंगे भाई, जिसके लिए क्या है, सेक्युलर, यानी कि संविधान में सेक्युलर वर्ड है कौन से संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन अधिनियम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध स्थल, एक बौद्ध स्थल है भाई वैशाली, कौन से राज्य में स्थित है। पूछना चाह रहा है कि वैशाली कौन से राज्य में स्थित था भाई, है भाई, लेकिन देखिए भाई वैशाली और इसके साथ में लिखा गया बौद्ध स्थल भाई, बौद्ध स्थल था भाई ये। ठीक है भाई, तो वैशाली कहां पर स्थित है, तो बिहार में है भाई। कहां पर है भाई, बिहार में है। अब बौद्ध धर्म की बात आई है, तो बौद्ध धर्म की बात आई है तो दुनिया का चौथे नंबर के ऊपर भाई ये धर्म है भाई। क्या लिखा गया है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है भाई। इसकी जो स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध की बात आती है भाई। जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो गौतम बुद्ध ने इसकी क्या की थी भाई, शुरुआत की थी। एक बौद्ध धर्म के ऊपर क्लासेज लेके आते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो भाई। हो गया भाई, वैशाली बिहार में स्थित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1773 का भाई अधिनियम भाई। 1773 का एक अधिनियम था जिसके तहत आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
की गई थी। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था भाई। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, तो आपको क्या बताना है भाई, क्या है भाई, तो बंगाल के नाम से आएगा। पांचवा हो जाएगा द बंगाल, द बंगाल गैजेट। द बंगाल गैजेट क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला क्या था भाई, न्यूज़पेपर था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1780 के अंदर हुई थी भाई, 1780 के अंदर हुई थी। कमेंट सेक्शन में जल्दी से डालेंगे द हिंदू भाई, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं द हिंदू पढ़ते होंगे भाई, तो द हिंदू की शुरुआत कब हुई थी भाई, द हिंदू की शुरुआत कब हुई थी, नहीं पता तो हिंदू के न्यूज़पेपर के ऊपर एक कोने में लिखा मिल जाएगा दी 1878 भाई, 1878 आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। 1878 के अंदर भाई इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपके हुए भाई 5 नेशनल जीके के क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि आपको क्लासेज पूरी देख रहे हैं। जो भी क्लासेज को कंप्लीट देखते हैं कमेंट में जरूर डाल दें भाई, कोई भी वर्ड डाल दें भाई, ठीक है भाई। तो इसके बाद हिंदी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लें भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। हिंदी के 5 क्वेश्चन लेके आए हैं और हिंदी बिल्कुल इजी है भाई। देखिए भाई, हमने संधि आपको करा दी, समास के सब एग्जाम्पल हमने आपको करा दिए, तो अब तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। हिंदी लगभग जितनी भी क्लासेज आपकी होंगी 2100 क्वेश्चन जिस दिन कंप्लीट होंगे तो हिंदी आपकी बिल्कुल टनाटन हो जाएगी। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग अगर आप साथ साथ में थोड़ा सा और प्रयास करेंगे और बुक से थोड़ा सहारा लेंगे तो इंग्लिश भी हो जाएगी। और आपकी विज्ञान के क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे डाल रहे हैं जो कि आपके गलत होते हैं, लगभग वही उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डाला जाता है। हिंदी के 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है कि भाई आपका एक संधि विच्छेद आपको बताना है, निष्कपट। कई बार पेपर में पूछा गया है कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, निष्कपट का क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये एक विसर्ग संधि है भाई, तो क्या हो जाएगा, नी प्लस का कपट हो जाएगा भाई। आपको याद रखना है कि निष्कपट का क्या होगा भाई, नी विसर्ग लगा दिया भाई, प्लस के कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाए निष्फल, निष्फल का भी संधि विच्छेद क्या होगा, तो नी के साथ में फल लगा दिया तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद समास से क्वेश्चन लेके आए हैं धनहीन। क्वेश्चन है कि धनहीन में कौन सा समास है। देखिए इसका थोड़ा सा अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो धन से अधीन, धन से अधीन क्या है भाई, तो क्या हो, धन से अधीन नहीं भाई, धन से हीन, धन से हीन क्या हो जाएगा, धनहीन। यानी कि देखिए भाई, एक ऐसा समास आपको याद कीजिए कि एक ऐसा समास है जिसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और जिसके अंदर दो पदों के बीच में कारक का लोप होता है। कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अधिकरण में पर के लिए, इस तरीके से कारक थे भाई, ठीक है भाई। तो ये से आ गया, यानी कि क्या हुआ है, धन से हीन, यानी कि कोई व्यक्ति धन से हीन, धन की कमी हो गई तो से लगा है भाई, क्या लगा है भाई, से लगा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, नहीं, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान के साथ क्या आता है भाई, कर्ता ने कर्म को कर्ण के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान के साथ क्या आता है, से आता है, तो कौन सा कारक आ जाएगा, अपादान हो जाएगा। कौन सा पद आपका यहाँ पे प्रधान है, धन तो ठीक है कोई वर्ड है, हीन क्योंकि कंप्लीट वर्ड इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है किस चीज से हीन है भाई, धन से, तो उत्तर पद प्रधान है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास भाई,
तत्पुरुष समास आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जितना भी समास है वो कंप्लीट हो चुका है पीछे क्लासेज के अंदर, संधि भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, इसके बाद यक्ष का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, यक्ष का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सब टॉपिक एक ही क्लास के अंदर हो रहे हैं भाई। यक्ष का जो स्त्रीलिंग शब्द है यक्षिणी होगा, और शुद्ध अशुद्ध में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यक्ष का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, यक्षिणी होगा, और शुद्ध अशुद्ध के लिए भी इसको जरूर याद रखें। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर 2 क्वेश्चन और आपको कराते हैं। इसके बाद एक वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि सीमा का अनुचित उल्लंघन। जब आप अपनी बॉर्डर के ऊपर सीमा का कभी भी अनुचित उल्लंघन होता है, कोई उल्लंघन करता है, तो एक न्यूज में खबर आती है कि इसकी आर्मी ने अतिक्रमण किया है, इसी की किसी की आर्मी ने क्या किया है, अतिक्रमण, यानी कि किसी की सीमा के अंदर भाई बिना पूछे सीमा का उल्लंघन करना क्या हो जाएगा, अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना क्या हो जाएगा कि सीमा का उल्लंघन करना होता है भाई। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए कि आपको बताना है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसका, एकाग्र। एकाग्र, जितने भी महात्मा संत होते हैं सब क्या होते हैं, एकाग्र, क्योंकि उनका स्थिर यानी कि एक जगह ही दिमाग रहता है भाई, ज्यादा यानी कि चंचल दिमाग नहीं है। तो एकाग्र का मतलब क्या हो जाएगा, एकाग्र का मतलब हो जाएगा एक जगह स्थित होना किसी चीज को। एकाग्र यानी कि ये नहीं कहते कि भी पढ़ाई करो एकाग्र होके, यानी कि पूरे का पूरा मन एक जगह लगा के करो। एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो चंचल है, जिसका दिमाग एक जगह रहता ही नहीं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो पूछा जाए कि आप बताइए भाई एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा, चंचल होगा भाई। क्या होगा भाई, चंचल होगा। तो इसी के साथ हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन होते हैं। लगातार कमेंट सेक्शन में बताते रहे भाई वीडियो कैसी लग रही है। अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है भाई आपका, ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं भाई अपनी साइंस की तरफ भाई। अब साइंस के 5 क्वेश्चन देखिए। साइंस के जो क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन थोड़े से वन वर्ड नहीं है। देखिए हम हर प्रकार के क्वेश्चन करा चुके हैं, एसिड, बेस, अम्ल, सार, मेटल, नॉन मेटल, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि जो कि आपके एग्जाम में गलत होते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव लेकर आए हैं, विज्ञान के क्वेश्चन है, तो बता देते हैं भाई थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई, ठीक है भाई। देखिए एक क्वेश्चन है कि घरों में, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, घरेलू बिजली उपकरण मुख्य लाइन से खालिस्तान से जुड़े होते हैं भाई। यानी कि घरेलू यानी कि घरों में जो बिजली के जो तार हैं, आपको बल्ब जलाना है, पंखे को चलाना है या फिर कूलर को चलाना है, तो मेन लाइन से, जब मेन लाइन से इनकी वायरिंग की जाती है तो क्या ये सीरीज में जोड़े जाते हैं या फिर ये पैरेलल में जोड़े जाते हैं। सीरीज, पैरेलल को क्या बोलते हैं भाई, समानांतर। क्या बोलते हैं, समानांतर। तो भाई आपको बता देते हैं, आपके घर में जितने भी उपकरण जो चलते हैं सभी के सभी मेन लाइन से समानांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़े जाते हैं भाई। आपने साइंस बहुत पढ़ी होगी, लेकिन पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के। लेकिन आपको ये अब याद रखना है कि आपके घर के जितने भी उपकरण हैं वो क्या है, समानांतर श्रेणी में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? अगर साइंस के ऊपर, आर्ट वालों को तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो साइंस पढ़ चुके हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद करो भाई, कैपेसिटर इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन सीरीज, ऐसे कुछ पढ़े होंगे। तो आप सभी को पता है कि जब कभी भी जब हम सीरीज के अंदर कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पोटेंशियल यानी कि उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है और करंट सेम रहता है। पैरेलल में क्या होता है कि करंट तो बढ़ जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल यानी कि जो कि आपकी वोल्टेज है, जो घरों से 220 वोल्ट की आती है,
वो समान रहती है। तो घर का मान लिया ये मेन स्विच है, ये आपके भाई उपकरण है, ये उपकरण है भाई। अब यहां से अगर इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो यहां पर 220 वोल्ट है, यहां पर ये 100 वोल्ट यूज कर ली इसने, तो बची कितनी भाई, बची 120। तो ये क्या होगा, ये बल्ब ज्यादा तेजी से जलेगा, ये थोड़ा सा कम जलेगा, ये कम जलेगा और ये जलेगा ही नहीं भाई कुछ टाइम के बाद। तो सीरीज के अंदर नहीं करते भी कॉम्बिनेशन, इनका जो कॉम्बिनेशन हमेशा बनता है क्या है, पैरेलल के अंदर है, ताकि 220 वोल्ट इसको मिले, 220 इसको मिले, 220 इसको मिले और 220 इसको मिले भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है कुछ परसेंट समझ में आ गया होगा, 10-20% छोड़ो, केवल क्या करो भाई, याद रखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है तो आवेश की मात्रा, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सुन लीजिए फिर दिक्कत आ जाएगी। यदि 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है तो आवेश की मात्रा जो एक चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरेगी भाई। पूछा गया है, टाइम दिया गया है, करंट दिया गया है, पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, आपको चार्ज बताना है। तो बताओ भाई, जो साइंस पढ़ चुके हैं, चाहे आप ये कहें कि ये मत करना कि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये तो 6th-7th का ही एक टॉपिक है कि जो भी करंट होता है, जो भी करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज टाइम के साथ किस तरीके से फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम करंट बोलते हैं। पेपर के अंदर गलती से कभी पूछ ले करंट को किस चीज के अंदर मापते हैं, तो आपको क्या बताना है, एम्पियर के अंदर मापते हैं। चार्ज को किस चीज के अंदर मापते हैं, कूलाम्स के अंदर मापते हैं भाई। किसको अंदर मापते हैं, कूलाम्स को। और टाइम की जो सही स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, क्या है भाई, सेकंड है। क्या है भाई, सेकंड है। अब आ जाओ भाई, 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर यानी कि करंट कितना दिया हुआ है भाई, 2 एम्पियर दिया हुआ है। चार्ज क्या है भाई, हमारे पास पूछा गया है। टाइम क्या है, 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड के अंदर बदलेंगे तो 5 × 60 हो जाएगा भाई। तो Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस साइड इसको लेके आएंगे, तो 2 पंजे 10 और 60 ये, तो 600 क्या हो जाएगा, 600 कूलम्स हो जाएगा। 600 क्या हो जाएगा, कूलम्स क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि साइंस थोड़ी सी क्लियर हो रही है धीरे धीरे। अब थोड़े एडवांस की तरफ हम चल रहे हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पहले 13 क्लासेज के अंदर, कुछ क्लासेज के अंदर न्यूमेरिकल टाइप भी लेके आए हैं। आज का ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, एक स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद भाई, इसके बाद क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा, कई बार पेपर में पूछा जाता है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है भाई। लेकिन आप क्या है कि अमल से भाई कुछ ना कुछ क्या कॉम्बिनेशन है, पता नहीं किस चीज को छोड़ देते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या है भाई कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन भाई। कई बार फसलों में हम कहते हैं कि भाई ठीक है भाई बारिश हो गई, फसल अच्छी होगी, लेकिन कई बार एसिड रेन ज्यादा हो जाती है तो जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है और उससे वही दिक्कत आ जाती है, फसल में जल जाती है कई बार। तो ये किसकी वजह से हो जाता है, कई बार एसिड रेन की वजह से होता है। तो एसिड रेन है यानी कि अम्लीय वर्षा, यानी कि क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। अम्लीय वर्षा किस प्रकार होती है, जब फैक्ट्रियों के अंदर धुआं जलता है, जितनी भी फर्टिलाइजर की ये कंपनियां होती हैं या फिर स्टील की कंपनी होती हैं, यानी कि कोई भी फैक्ट्री हो, उससे क्या है कि जब किसी चीज की हीटिंग होती है, जलाते हैं प्लास्टिक को किसी भी तरीके से, तो सल्फर और नाइट्रोजन निकलते हैं भाई कई बार। ठीक है भाई, सल्फर और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें निकलती हैं। हवा में भी नाइट्रोजन होती है, हवा में भी नाइट्रोजन होती है, सल्फर भी होती है। सल्फर तो क्या है ज्यादा मात्रा में तो ये इंडस्ट्रीज की वजह से हो जाती है। तो क्या है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। और एक आ जाता है नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों को मिलकर
क्या बनता है, एसिड रेन बनता है। ये हवा में ऊपर चले जाते हैं भाई, फिर बारिश होती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ज्यादा तेज गति से ज्यादा दूरी तय करते हैं और धरती के ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं कई बार। तो क्या हो जाएगा, एसिड रेन किसको बोलते हैं भाई, किसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, तो SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम एसिड रेन बोलते हैं भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनिए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड भाई। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये हम आपको करा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी मिट्टी की लवणता, मिट्टी का पीएच स्केल 6.5 से कम हो जाए तो मिट्टी अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी। अम्लीय क्षारीय यानी कि मिट्टी में एसिड की मात्रा ज्यादा होगी या फिर बेस की मात्रा ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। देखिए भाई, कहा गया है कि अगर मिट्टी में पीएच का मान 6.5 से कम हो जाए पीएच का मान, ये तो गलत हो गया भाई। पीएच का मान इस तरीके से, पीएच इज लेस देन 6.5 है, तो वो क्या होगा, हमने आपको बताया है पीएच का मान 7 से नीचे तो एसिड, 7 से ऊपर तो बेस और 7 के ऊपर है न्यूट्रल भाई। तो 6.5 से कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो ये आपके भाई 5 क्वेश्चन भाई साइंस के थे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, साथ साथ में बताते रहें कि रिस्पॉन्स कैसा है, क्या सुधार की जरूरत है या कुछ ऐड करने की जरूरत है। सब चीजें कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए भाई। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि समझाने के ऊपर ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, समझाने के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया तो इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ी सी लंबी हुई है, ज्यादा लंबी नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या है कि इंग्लिश पे आते हैं भाई। इंग्लिश में जो भी चीज है उसको सिंपल तरीके से, इंग्लिश ऐसी है कि भाई इंग्लिश को तो बुक से ज्यादा पढ़ना चाहिए। इंग्लिश का तो ये है, बुक से ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा चीजें आप पढ़ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन पैसिव वॉइस के ऊपर ले लेते हैं और समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई 5 क्वेश्चन अब इंग्लिश के भाई। एक इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलो कि वर यू वॉशिंग द क्लॉथ, वर यू वॉशिंग द क्लॉथ, क्या तुम कपड़े धो रहे थे, वॉशिंग द क्लॉथ, वर आ गया तो थे आ जाएगा। ठीक है, वर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब क्या है कि अब देखिए भाई, इसको हमें पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है। किस प्रकार बदलेंगे, देखिए हमें करना है जो चीज प्रेजेंट में हो तो उसको पास्ट में बनाना है और जो पास्ट में है उसको फिर और पास्ट में लेके जाना है। ये हमारा पैसिव वॉइस के अंदर होता है। और जब किसी के साथ आईएनजी आ जाए तो उसके साथ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, बीइंग लगाते हैं। तो देखिए भाई इसके अंदर देखिए, अगर इसका क्वेश्चन मार्क हटा दें तो यू वर वॉशिंग द क्लॉथ, यू वर वॉशिंग द क्लॉथ आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के लिए इसको वर आगे ले आए भाई। अब क्या होगा, क्वेश्चन तो हमें रखना ही है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर तो सेम एज इट इज रखेंगे भाई, वर। अब क्या है कि जो सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स भाई, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वर दी क्लॉथ्स, वर दी क्लॉथ्स। फिर वैसे अगर इसका यू वर वॉशिंग दी क्लॉथ होता तो द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाई यू, लेकिन यहां पे वर आगे आ गया तो वर दी क्लॉथ्स है। फिर क्या हो जाएगा, बीइंग, आईएनजी है तो क्या आ जाएगा, बीइंग बाई यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। वर दी क्लॉथ्स है, नहीं
बीइंग तो आ गया भाई, वॉशिंग कहाँ पे हो गया, वॉश्ड आ जाएगा, वॉश्ड बाय यू। भाई ऑब्जेक्ट को तो छोड़ ही दिया, जो सब वर्ब थी उसको तो हमने छोड़ ही दिया, तो क्या हो जाएगा, वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय यू, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ट्रीवल वर्ड क्या होता है भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, याद रखो भाई, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, TRIVAL, ट्राइवल का मतलब क्या होता है। ट्राइवल यानी कि जब कोई मात्रा बहुत कम हो, यानी कि तुच्छ, बहुत कम या फिर इनकी तुच्छ यानी कि कम मात्रा में कोई चीज उपलब्ध हो तो, और जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल बोलते हैं, ट्रेवल बोलते हैं। तो इसका जो हमें एक सिनोनियम बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सिनोनियम हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। भाई क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, भाई सजीव वस्तुओं की स्टडी क्या कहलाती है। भाई देखो भाई, पेड़ पौधों से रिलेटेड लगा लो, चाहे एनिमल से रिलेटेड लगा लो, तो सभी की स्टडी को क्या बोलते हैं। जब आप एक तो फिजिकल साइंस लेते हैं, एक बायोलॉजी लेते हैं, तो स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं भाई, बायोलॉजी। डॉक्टर बनना है भाई तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट लो, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर उनको साथ में ही करा देते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एट द लूज एंड्स, लूज एंड्स, एट द लूज एंड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ही, यानी कि अनसर्टेन पोजीशन की बात हो रही है भाई। एट स्ट्रॉन्ग एंड्स बोलते तो स्ट्रॉन्ग भाई, मजबूत भाई, और लूज एंड्स का मतलब 2 सिरे हैं जो कि बहुत ही, यानी कि लूज है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका अनसर्टेन सिचुएशन की बात हो रही है। अगर ये आपका इडियम फ्रेजेस पूछा जाए, एट द लूज एंड्स, इसका मतलब क्या होगा, तो इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। तो ये सब आपको भाई क्या है, बुक से याद रखने होंगे भाई। हम कितने करा सकते हैं आपको, 300 से 400 तो इडियम फ्रेजेज, 300 से 400 सिनोनियम भाई, तो ये सब तो करना पड़ेगा खुद से। हम कितने कराएंगे वो आप देख लेना भाई, क्योंकि इससे आपका भाई क्या है, रिवीजन भी चलता रहेगा। एक स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर का है 4 आपके पास। लास्ट में हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, डिप्रेस्ड, कौन सी भाई आपकी, आपको इनकरेक्ट बतानी है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, पहला ऑप्शन देते हैं DEPRESSED, डिप्रेस्ड, आपको इनकरेक्ट बतानी है। 3 तो करेक्ट है, 1 गलत है, वो आपको बतानी है PT। तीसरा है विविडली, और 4th है सोवरनिटी। ठीक है भाई, तो ये 4 आपकी स्पेलिंग है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखता है। कल की जो क्लास है वो 3 से 4 स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स बीच में ही रह गए भाई, कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए बीच में, तो वो है। तो इसका एक जल्दी से आपको गलत स्पेलिंग बतानी है भाई, 4 में से जल्दी से आप बताएं, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसी के साथ हमारे 25 प्लस क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास जरूर करें भाई। ठीक है भाई, और इससे रिलेटेड अगर कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कांटेक्ट करें। आपको केवल 79 रुपीज के अंदर 2 महीने तक 2100 प्लस क्वेश्चन के PDF मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसका जो राइट आंसर देख लो भाई, इसका जो गलत स्पेलिंग है वो विविडली है, VIVI आएगा, ई की बजाय क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, DLY आएगा। ये तीनों स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लासेज के अंदर मिलते हैं क्लास नंबर 15 में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।